हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं इन्वायरमेंट का लेक्चर नंबर सेकंड, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का होगा। और इसमें हम जो टोटल 25 क्वेश्चन कवर करेंगे वो पूरे के पूरे आपके योगा और खेलकूद से होंगे, ठीक है। और ये होगा एमपी टेट, सी टेट, रीट और अदर जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र है उनमें आप इसे यूज कर सकते हैं, मतलब ठीक है। कोई भी हिंदी भाषी क्षेत्र में टेट का जो एग्जाम होता है वहां पर इन्वायरमेंट यदि आता है तो आप इस लेक्चर को आपको देखना ही देखना चाहिए, ठीक है। इसका फायदा आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है, यह कथन कथन किस दार्शनिक का है, ठीक है। मतलब क्या दिया यहाँ पर, बालक, ठीक है। बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा केसी सैयदेन। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हुमायूं कबीर। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मैजिनी और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जेम्स का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा राइट आंसर, मैजिनी, ठीक है। मैजिनी ने कहा था कि बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप कम से कम इतने क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि इनका फायदा आपको मिलना ही मिलना है। सेकंड क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा कि सामूहिक प्रतिनिधान या चेतना के आधार पर, ठीक है, सामूहिक प्रतिनिधान या चेतना के आधार पर व्यक्ति और समाज के बारे में किस विद्वान के ने सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ हो जाएगा दुर्खिम, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हॉब्स, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा लॉक और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा रूसो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सामूहिक प्रतिनिधित्व या चेतना के आधार पर व्यक्ति और समाज के बारे में किस विद्वान ने सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर, दुर्खिम ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा कि कौन सा सिद्धांत व्यक्ति और समाज से संबंधित नहीं है, ठीक है। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो कि व्यक्ति और समाज से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक समझौता सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मार्क्सवादी सिद्धांत और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सामूहिक मन का सिद्धांत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि मार्क्सवादी सिद्धांत व्यक्ति और समाज से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौथा कि सामाजिकरण के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन औपचारिक है, ठीक है। मतलब सामाजिकरण के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन औपचारिक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा धर्म, सेकंड हो जाएगा प्रथा, थर्ड ऑप्शन है परिवार और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर कि सामाजिकरण में निम्नलिखित साधनों में से कौन सा औपचारिक है। तो ये हो जाएगा शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर पांचवा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सदस्यों में से महत्वपूर्ण क्या है, ठीक है। मतलब सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सदस्यों में से महत्वपूर्ण क्या है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा निकटता, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा भ्रातृत्व, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पारंपरिक जागरूकता और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा स्थायी संबंध, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, पारस्परिक संबंध सामाजिक अंतःक्रिया के सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर छठवा यहाँ हो जाएगा कि सामाजिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी, ठीक है। तो सामाजिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी। तो पहला ऑप्शन यहाँ हो जाएगा DR टेफ्ट, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा दुर्खिम, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मैक्स वेबर, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आर्गबर्ग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, दुर्खिम ने सामाजिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा दी है। क्वेश्चन नंबर सातवां हो जाएगा कि किसने समाज को एक सावयव माना है, ठीक है। मतलब किसने समाज को एक सावयव माना है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ मैकाइवर एवं पेज ने, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स कूले ने, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा किंग्सले डेविस ने और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ राइट आंसर की हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को एक सावयव माना है। आठवां क्वेश्चन हो जाएगा कि समाज एक सावयव है, समाज के विषय में यह विचार किस विद्वान का है। क्वेश्चन रिपीटेड, ठीक है। जो सातवां क्वेश्चन था वही आठवां भी हो जाएगा, तो आप जान रहे होंगे आंसर नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 9वां यहाँ हो जाएगा कि किसने कहा मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। जो मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बाल्टीमोर,
सेकंड ऑप्शन हो जाएगा प्लेटो, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पेरेटो और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर यहाँ अरस्तु। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 10वां हो जाएगा कि बच्चों के लिए खेल है। ठीक है, जो बच्चे हैं उनके लिए खेल है। पहला ऑप्शन हो जाएगा एक अर्जित मनोरंजन कार्य, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा एक जन्मजात प्रवृत्ति, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा एक आवश्यक प्रवृत्ति, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा समय को व्यर्थ गंवाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यहाँ राइट आंसर की एक जन्मजात प्रवृत्ति। तो बच्चे में खेल क्या है, तो एक जन्मजात प्रवृत्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 11वां हो जाएगा यहाँ की खेल वह कोई भी क्रिया है। ठीक है, जो खेल है वह कोई भी क्रिया है जो आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है और जिसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता। प्रस्तुत कथन है। ठीक है, तो एक बार और देख लो, खेल वह कोई भी क्रिया है जो आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है और जिसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता। प्रस्तुत कथन किसका है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा टीपी नन का, सेकंड ऑप्शन है रसेल का, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हॉरलॉक का, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा स्टर्न का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ राइट आंसर। हॉरलॉक का कथन है ये। ठीक है, कि खेल वह कोई भी क्रिया है जो अनंत प्राप्ति के लिए की जाती है और जिनके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12वां कि खेल एक आनंददायक शारीरिक एवं मानसिक क्रिया है। ठीक है, जो खेल है एक आनंददायक शारीरिक और मानसिक क्रिया है जो अपने आप में पूर्ण है और जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता है। खेल के अर्थ का यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इसको एक बार और पढ़ लेना आप वीडियो रोक के। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वैलेंटाइन द्वारा, सेकंड ऑप्शन है हॉरलॉक द्वारा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा रसेल द्वारा और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा टीएन नन द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर कि रसेल द्वारा यह कहा गया था कि जो खेल एक आनंददायक शारीरिक एवं मानसिक प्रक्रिया है जो अपने आप में पूर्ण है और जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13वां हो जाएगा यहाँ कि खेल वह है जो कुछ हम करते हैं। ठीक है, जो खेल वह है जो कुछ हम करते हैं जबकि हम अपनी इच्छा अनुसार करने को स्वतंत्र होते हैं। प्रस्तुत कथन है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ग्लुक का, सेकंड ऑप्शन है रसेल का, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा थॉमसन का, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हॉरलॉक का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर ग्लुक का। तो ग्लुक ने कहा था कि खेल वह है जो कुछ हम करते हैं जबकि हम अपने इच्छा अनुसार करने को स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये कथन किसका है, तो ग्लुक का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। और कोशिश करें कि इस लेक्चर को आप एक बार और देख लेना ताकि ये सारी परिभाषाएं आपको क्लियर हो जाए और थोड़ी सी याद हो जाए। चाहो तो आप नोट्स बना लेना क्योंकि मैक्सिमम पुस्तकों में आपको ये लिखी नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 14वां हो जाएगा कि खेल की विशेषता है। ठीक है, जो खेल है उसकी विशेषता है। तो पहला ऑप्शन यहां पर हो जाएगा यह एक जन्मजात प्रवृत्ति है, सेकंड ऑप्शन यहां हो जाएगा यह एक आनंददायक प्रवृत्ति है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यह एक रचनात्मक प्रवृत्ति है और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा राइट आंसर कि यह जन्मजात प्रवृत्ति भी होती है, आनंददायक प्रवृत्ति भी होती है और रचनात्मक प्रवृत्ति भी होती है। इसीलिए इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर कि खेल की ये तीनों विशेषताएं होगी। क्वेश्चन नंबर 15वां यहाँ हो जाएगा कि खेल के विषय में सत्य है। ठीक है, मतलब कौन सा सत्य कथन है, ये चारों जो दिए उनमें से। तो पहला ऑप्शन यहाँ हो जाएगा खेल प्रशंसा अर्जित करने का साधन है, सेकंड ऑप्शन है खेल धन अर्जित करने का साधन है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा खेल अपने आप में साध्य है साधन नहीं, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो जो खेल के विषय में सत्य कथन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर की खेल अपने आप में साध्य है साधन नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 होगा कि खेल तथा कार्य में अंतर होता है। ठीक है, जो खेल है तथा कार्य में अंतर होता है क्योंकि दोनों में फिजिकल वर्क होता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा स्वतंत्रता संबंधित, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा नियम संबंधित, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्य संबंधित और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर की जो खेल तथा कार्य में अंतर है तो स्वतंत्रता संबंधित भी है, नियम संबंधित भी है और लक्ष्य संबंधित भी है। मतलब ये तीनों के तीनों सही है। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17वां यहाँ हो जाएगा कि खेल तथा कार्य में अंतर है। ठीक है, खेल तथा कार्य में अंतर है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा खेल का कोई लक्ष्य नहीं होता जबकि कार्य के लक्ष्य निर्धारित होता है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा खेल आंतरिक प्रेरणा से होता है जबकि कार्य बाहरी प्रलोभन से होता है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर खेल में परिणाम गौण होता है जबकि कार्य में परिणाम एक ही
अधिक बल दिया जाता है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी में अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर खेल तथा कार्य में अंतर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर कि खेल का कोई लक्ष्य नहीं होता जबकि कार्य का लक्ष्य निर्धारित होता है, ये भी सही है। सेकंड ऑप्शन है खेल आंतरिक प्रेरणा से होता है जबकि कार्य बाहरी प्रलोभन से होता है, ये भी सही है। यहाँ पर थर्ड भी सही होगा कि खेल में परिणाम गौण होता है जबकि कार्य में परिणाम पर ही अधिक बल दिया जाता है, ठीक है। तो इस आधार पर तीनों के तीनों सही, इसी आधार पर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वां हो जाएगा कि बाल विकास के दृष्टिकोण से खेल का क्या महत्व है, ठीक है। बाल विकास के दृष्टिकोण से खेल का क्या महत्व है या खेल का महत्व है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास में सहायक है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा नैतिक एवं चारित्रिक विकास में सहायक है। और फोर्थ हो जाएगा उपयुक्त सभी रूपों में महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा राइट आंसर की जो खेल होता है वो बाल विकास के दृष्टिकोण से शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। संवेगात्मक और सामाजिक विकास में सहायक होता है, ये भी सही है। और नैतिक और चारित्रिक विकास में सहायक होता है, ये भी सही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा यह सभी। क्वेश्चन 19वां हो जाएगा कि बच्चों में खेल की आदत एवं प्रवृत्ति सहायक होती है, ठीक है। जो बच्चे होते हैं उनमें खेल की आदत और प्रवृत्ति सहायक होती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तित्व निर्माण में। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जीवन में समायोजन स्थापित करने में। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आत्माभिव्यक्ति में। और फोर्थ हो जाएगा उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर कि बच्चों में खेल की आदत एवं प्रवृत्ति सहायक होती है। तो व्यक्तित्व निर्माण में भी होती है, जीवन में समायोजन स्थापित करने में भी होती है, आत्माभिव्यक्ति में भी होती है। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, यह सभी के सभी, ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 20वां हो जाएगा कि बाल विकास क्रम में खेल के स्वरूप में सही प्रतिरूप होता है, ठीक है। मतलब बाल विकास के क्रम में खेल के स्वरूप में सही प्रतिरूप होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ हो जाएगा कि शैशवावस्था में शारीरिक, बाल्यावस्था में सामाजिक तथा किशोरावस्था में मानसिक प्रतिरूप। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कोई स्पष्ट प्रतिरूप नहीं होता। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा शैशवावस्था में सामाजिक, बाल्यावस्था में मानसिक तथा किशोरावस्था में शारीरिक प्रतिरूप पाया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा खेल का प्रतिरूप अस्पष्ट एवं अनिश्चित होता है, ठीक है। तो एक बार वीडियो रोक के आप जरूर इसका आंसर जरूर लगाएं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर की बाल विकास क्रम में खेल के स्वरूप का सही प्रतिरूप होता है। तो शैशवावस्था में, शारीरिक बाल्यावस्था में, सामाजिक किशोर अवस्था में, मानसिक प्रतिरूप में। क्वेश्चन नंबर 21वां होगा कि आयु तथा खेल से संबंधित तथ्य है, ठीक है। मतलब आयु तथा खेल से संबंधित तथ्य होंगे। तो पहला ऑप्शन यहां हो जाएगा आयु बढ़ने के साथ साथ खेल विकास क्रम में नियमबद्धता आती है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आयु वृद्धि के साथ खेल की क्रियाओं में कमी आती है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आयु बढ़ने के साथ साथ शारीरिक खेलों में कमी तथा मानसिक खेलों में वृद्धि होती जाती है। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सत्य। तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा राइट आंसर की देखो आयु तथा खेल के बीच संबंध है। तो पहला अगर ऑप्शन हम देखें तो आयु बढ़ने के साथ साथ खेल विकास क्रम में नियमबद्धता आती है, हम सारी चीजों को सीखते जाते हैं और एक नियमबद्धता से ही खेल खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो राइट आंसर है। सेकंड देखेंगे तो आयु वृद्धि के साथ साथ खेल की क्रियाओं में कमी आती है, बिल्कुल आज हम बड़े हो गए हैं, अब खेलने पे कम और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। थर्ड ऑप्शन देखें तो आयु बढ़ने के साथ साथ शारीरिक खेलों में कमी तथा मानसिक खेलों में वृद्धि होती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी भी सही है। यहाँ वीडियो गेम की बात हो रही है, इसी आधार पर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा कि जिन खेलों में खेल के नियमों, समय की बाध्यता या किसी मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। मतलब जिन खेलों में खेल के नियमों का, समय की बाध्यता किसी मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता उन्हें क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ हो जाएगा स्वतंत्रता एवं स्वाभाविक खेल। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा रचनात्मक खेल। थर्ड ऑप्शन है कल्पनात्मक खेल। और फोर्थ ऑप्शन है अनावश्यक खेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर स्वतंत्र एवं स्वाभाविक खेल, ठीक है। मतलब जिन खेलों में नियमों, समय बाध्यता तथा किसी मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता उसे क्या कहा जाता है, तो स्वतंत्र एवं स्वाभाविक खेल। क्वेश्चन नंबर 23वां होगा कि कहानी सुनना, कॉमिक्स पढ़ना, संगीत सुनना, वीडियो गेम खेलना तथा टेलीविजन देखना आदि को माना जाता है, ठीक है। मतलब कहानी सुनना, कॉमिक्स पढ़ना
और संगीत सुनना, वीडियो गेम खेलना तथा टेलीविजन देखना आदि को माना जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बौद्धिक खेल, सेकंड हो जाएगा मनोरंजक खेल, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अनावश्यक खेल और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कल्पनात्मक खेल। ठीक है, तो 23वें का ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर, मनोरंजक खेल। क्योंकि देखो कहानी सुनना भी मनोरंजन के अंतर्गत, कॉमिक्स पढ़ना और संगीत सुनना, वीडियो गेम खेलना और टेलीविजन देखना सबके सब मनोरंजन खेल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा कि बच्चों द्वारा लुका छिपी, भागना दौड़ना तथा एक दूसरे को पकड़ना तथा उछलना कूदना आदि खेल माने जाते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों द्वारा लुका छिपी खेलना, भागना दौड़ना और यहाँ पर एक दूसरे को पकड़ना तथा उछलना कूदना आदि खेल माने जाते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ हो जाएगा लड़ाई झगड़े के खेल, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा गतिशील खेल, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा रचनात्मक खेल और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा प्रयोगात्मक खेल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यहाँ राइट आंसर, गतिशील खेल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 25वां हो जाएगा कि बौद्धिक खेल होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा क्रिया प्रधान खेल, सेकंड ऑप्शन है संवेगात्मक खेल, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा चिंतन प्रधान खेल और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इन तीनों प्रकार के खेल। ठीक है, तो बौद्धिक खेल, तो यहाँ क्रिया प्रधान खेल भी सही होगा, संवेगात्मक खेल भी और चिंतन प्रधान खेल भी। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि बौद्धिक खेल है क्रिया प्रधान, संवेगात्मक और चिंतन प्रधान। ठीक है, तो यार आज के लेक्चर में तो इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।